दोस्तों आपको पता है सप्लीमेंट्री इश्यूज़ पर ऑफिसर्स यूनियन की आईबीए के साथ 4 जनवरी को मीटिंग होनी थी। 3 बजे कल मीटिंग हुई और उसका अपडेट आज हमारे को सुबह मिला है। तो उसके बारे में काफ़ी मेरी जो पहली वीडियो है जो बैंक के बारे में डूबने के बारे में मैंने वीडियो डाली है, उसके नीचे भी यही कमेंट्स आ रहे थे कि आईबीए की मीटिंग का क्या बना। तो बहुत क्रेज़ी, बहुत एंक्शियस हैं सप्लीमेंट्री इश्यूज़ के बारे में, नॉन फाइनेंशियल इश्यूज़, मिसलेनियस इशू, रेजिडुअल इशू जिसको कहते हैं, वो बैंकिंग लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और ऑफिसर की लाइफ में नॉन फाइनेंशियल इश्यूज़ की इम्पोर्टेंस मैं समझता हूँ फाइनेंशियल इश्यूज से भी ज़्यादा है। तो इसलिए उन्होंने जो कल डिस्कस किया है वो 18 इश्यूज़ की बजाय 10 इश्यूज़ की डिटेल दे रहे हैं। 10 इशू डिस्कस हुए हैं लेकिन फाइनलाइज कोई भी नहीं हुआ है। उसमें कुछ मूवमेंट हुई है, कुछ प्रोग्रेस हुई है, कोई डेवलपमेंट, छोटी छोटी डेवलपमेंट हुई है। उसके बारे में मैं आज आपको थोड़ा थोड़ा आपको छोटा छोटा बताता हूँ। अगर 10 की पूरी डिटेल में देने लग जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं टू द पॉइंट बात करूँगा। बाकी रही मेरी वीडियोस के जो कल मैंने डाली है डूबने वाले बैंकों के बारे में, बड़ा देश का बड़ा बैंक डूब रहा है, उसका रिस्पांस जो बहुत अच्छा मिला है। एक ही दिन में 14,000 देख चुके हैं लोग, व्यूअर्स से 14,000 से ज़्यादा हो गए हैं। और दूसरी वीडियो जो हरजीत सिंह सचदेवा जी ने डाली है कि अंबानी ग्रुप जो है 3 कंपनियां जो हैं उसका 86,788 करोड़ खा गई हैं, और 3 बैंकों ने इंडियन ओवरसीज़ बैंक मिलाकर और उन्होंने राइट ऑफ कर दिया है। तो ये देश के हालात हैं। इनको देखते हुए कल मैंने जो वीडियो बनाई है बैंकिंग के सारे पैरामीटर देखकर, स्ट्रेस टेस्ट देखकर, उसके बेस के ऊपर, और मैंने बहुत जगह पर उसको देखा है। मैंने कई वीपीएन यूज़ करे देखने के लिए, कई सीक्रेट वेबसाइट्स को यूज़ करा, कहीं से मैंने डक डक गो से कहीं डाटा लिया, कोई टोर ब्राउज़र से लिया, कई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से लिया। तो इन सभी का डाटा मैंने देख कर ही कल मैंने जो वीडियो बनाई है उसको बनाने में 7 दिन से ज़्यादा समय लगा है। तो मुझे आशा है कि उस वीडियो को फिर देखोगे। जिसने एक बार देखा वो दोबारा देखो। और सब्सक्राइब की मैंने सभी को रिक्वेस्ट करी है कि सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आप मेरे साथ जुड़ते जाइए, अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल के साथ जुड़ते जाइए। अब आज की वीडियो के बारे में बात कर रहा हूँ कि 10 इशू जो हैं मैं आज आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। मैं आपको वीडियो में दिखा भी रहा हूँ, वो क्या है, लॉन्ग शॉट दिखा रहा हूँ आपको, वन पीस में आपको दिखाई देगा भी क्या है इसमें। तो उसके हिसाब से हम चलते हैं। वैसे तो जो एक्सपेक्टेड था कि ऐसे हो जाएगा वो बात नहीं हुई है। कोई चीज़ फाइनल होनी चाहिए थी, वो भी नहीं हुई है। ये जॉइंट सर्कुलर इसको नाम दिया है 4 जनवरी, डेटेड 4 जनवरी का जॉइंट सर्कुलर का इन्होंने नाम दे रखा है। तो इसको हम आज पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। 4-5 पॉइंट आपको मेन बताते हैं, बड़े बड़े पॉइंट जो हैं। सबसे पहले तो इन्होंने 5 डे वीक की बात करी है। 5 डे वीक जो है उसके बारे में फिर पुराना जवाब आया है कि गवर्नमेंट को हमने रेफ़र कर दिया है और हम जल्दी ही इसको कर निकाल देंगे और जल्दी ही इसका हल निकल आएगा, गवर्नमेंट से जवाब आ जाएगा। तो ऐसा ही है, सभी इश्यूज़ में आलमोस्ट ऐसा ही रिप्लाई दिया गया है। तो दुख तो होता है कि एक मीटिंग हो जाती है, पहले तो मीटिंग नहीं होती है, मीटिंग हुई है तो उसमें से निकला कुछ नहीं है। तो अब हम चलते हैं पॉइंट वाइज, उन्होंने क्या जवाब दिया है उसको देखते हैं और क्या उसका बनता है पॉइंट वाइज रिप्लाई, वो आज हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए 4 यूनियन थी, आईबोक, AIBOA, इनबोक और एनोबो। 4 यूनियंस के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ हाजिर थे। लेटर में उन्होंने लिखा है कि 5 रिप्रेजेंटेटिव आए हैं। देखो लिखा है फ्राम आवर साइड द अंडरसाइंड 5 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट इन द मीटिंग। 5 कौन हैं मैं पढ़ के भी सुना देता हूँ आपको। विजय टक्कर,
प्रेम कुमार कक्कड़, नागराजन, एस नागराजन, सौम्या दत्ता और सुनील कुमार। आई बॉक के 2 हैं, आई एक है, इन बॉक का 1 है, नो बॉक के 2 हैं, 5 रिप्रेजेंटेटिव बन गए। चलो अब मुक्ति दूसरी बात ये है कि IBA चेयरमैन ने उनको वेलकम कहा और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो फैमिली पेंशन और NPS की डिटेल्स हैं वो गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर दी गई हैं नेसेसरी क्लियरेंस के लिए और जल्द ही एक्सपेक्टेड है। तो दूसरा बात, ऑफिसर यूनियन ने कहा कि हमने उनको जो ऑब्ज़र्व किया उनकी बातों से, उसके साथ 8th ज्वाइंट नोट के बारे में जो रिलेटिव क्वेश्चन थे उनको पॉइंट बाइज पॉइंट हमने पुट किए और उसका रिप्लाई हमने मांगा है। अब देखते हैं उसमें पॉइंट वाइज रिप्लाई में क्या है, तो एक एक करके हम चलते हैं। सबसे पहला इशू तो है इंट्रोडक्शन ऑफ 5-day बैंकिंग कोर ग्रुप मीटिंग हेल्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर। उसी के बेस पे जो दिसंबर 18 में मीटिंग हुई है उसी के बेस पे वो बात कर रहे हैं और उसके बारे में वो कह रहे हैं कि ऐसे हम फिर वही जवाब है कि मैटर विल बी कंटिन्यू टू बी डिलीवर्ड विद द डेलीब्रेटेड विद ऑल द स्टेक होल्डर्स गवर्नमेंट एंड RBI। वही जवाब दिया उन्होंने। अपडेशन ऑफ पेंशन के बारे में इट वॉज कैटेगोरिकली एक्सप्रेस्ड बाय द IBA इन द मीटिंग ऑफ दिसंबर 18। वही पुरानी बात है। एक्टिवली एवेल्युएटिंग द इशू एज डिमांडेड बाय द एसोसिएशन फॉर विच एन एक्चुअली इज अपॉइंटेड। ये चीज़ है कि पहले कहते थे कि हम एक्चुअली अपॉइंट करेंगे, कल की मीटिंग में उन्होंने कहा है कि फैमिली पेंशन अपडेशन के लिए जो बैंक रिटायरीज़ हैं, सभी तरह के रिटायरीज़ जो हैं उनकी जो एक्चुअली अपॉइंट कर दिया गया है। तो पेंशन अपडेशन होगी लेकिन इट मे टेक टाइम। इसका मतलब IBA ये मान चुकी है कि पेंशन अपडेशन हम करेंगे, इसलिए एक्चुअली अपॉइंट हो गया है। गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर वह पेंशन अपडेशन के लिए तैयार हैं। तीसरा जो हॉट टॉपिक था ऑफिसर्स के लिए वो है डिसिप्लिन एंड अपील रेगुलेशंस। जो बैंक के ऑफिसर की बहुत बड़ी सिरदर्दी है, नौकरी को चलते रखना, ये सबसे मुश्किल काम है बैंक ऑफिसर के लिए। जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हैदराबाद ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर बुधवार को एक सेलर किताबें बेचने आता है, बुक्स बेचने आता है। वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो, की चेन, डायरी, कैलेंडर और कई किताबें, लोन एडवांसेस की बुक्स भी बेचता है। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा बुक जो सेल हुई है वो है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इन बैंक्स। सबसे ज़्यादा बुक बुधवार को सबसे ज़्यादा बुक, एक ही बुक सबसे ज़्यादा बिकती है। जितने भी ट्रेनीज आए होते हैं, चाहे वो ऑफिसर, क्लरिकल, जितने भी हैं, छोटे ऑफिसर, बड़े ऑफिसर, सभी वो किताब खरीदते हैं क्योंकि हर ऑफिसर को यही डर है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का। तो इसलिए इस जो मेजर डिमांड है बैंक्स की कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग के बारे में वो है, इसके बारे में पहले ही उन्होंने कहा है कि SBI सर्कुलर कैन बी टेकन ऑन रिकॉर्ड फॉर डिस्कशन। एज पर गवर्नमेंट सर्कुलर 2006, रिटायर्ड पर्सनल कैन एक्सटेंड असिस्टेंस इन डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अप टू 7 केसेस। देखिए, बैंक में जब इंक्वायरी होती है तो यूनियन का एक रिप्रेजेंटेटिव, जिसको DR कहते हैं, डिफेंस रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, वो डिफेंस के लिए अपने कॉलीग को, अपने साथी को बचाने के लिए जा सकता है, लेकिन वो वर्किंग एम्प्लॉय होना चाहिए था। अब ये कह रहे हैं कि 7 केसेस तक रिटायर्ड एम्प्लॉय को भी टाइम दिया जाए, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनियन का रिटायर्ड यूनियन लीडर डिफेंस कर सकता है। तो ऐसे बैंक में भी होना चाहिए, जो रिटायर्ड लीडर है, यूनियन का लीडर है, वो डिफेंड करे अपने एम्प्लॉय को, अपने कॉलीग को। तक इसमें जवाब दिया है, कमेटी हैज़ बीन फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप श्री मतम वेंकटा राव, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैनरा बैंक, टू एग्जामिन ऑल इश्यूज रिलेटेड टू स्टाफ अकाउंटेबिलिटी एंड आफ्टर हैविंग इनपुट फ्रॉम ऑफिसर एसोसिएशन गिव रिकमेंडेशन फॉर अडॉप्शन बाय द बैंक। अभी इसमें अब देखिए क्या कर रहे हैं कि ये फिर वही की बात को लटकाने वाली बात कर रहे हैं। अब कैनरा बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कमेटी में इंचार्ज बना दिया और कमेटी यूनियन से फीडबैक लेकर, आउटपुट लेकर, इनपुट लेकर उसके बारे में रिकमेंडेशन देगी। लेकिन ये ध्यान नहीं है कि 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में मिसबिहेव विद कस्टमर इज ए ग्रॉस मिसकंडक्ट।
यूनियन ने 15% इंक्रीज तो ले ली, 15% का एरियर की डेट तो हम पूछ रहे हैं, एरियर कब खाते में पड़ेगा ये पूछ रहे हैं। किसी ने ये नहीं पूछा है कि अरोड़ा जी ग्रॉस मिसकंडक्ट का क्या होगा। ग्रॉस मिसकंडक्ट क्या होता है, जिसके साथ बीतती है उसको पता होता है। ये बहुत बड़ा चीज़ है। पहले ये माइनर मिसकंडक्ट में आता था, इसकी कोई इंक्वायरी नहीं होती थी। अब ग्रॉस मिसकंडक्ट में आ जाएगा और मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी। विजिलेंस की इंक्वायरी होगी, 2-3 साल इंक्वायरी चलती रहेगी। आईए आएगा, इंक्वायरिंग अथॉरिटी बैठेगी, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बैठेगा, डिफेंस रिप्रेजेंटेटिव जाएगा और विक्टिम भी जाएगा। तो चारों हाजिर होंगे और इंक्वायरी चलती रहेगी। बहुत डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, बहुत लंबा प्रोसीजर है। आप डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स इन बैंक्स ये किताब पढ़ के देखिए, शैलेंद्रा पब्लिकेशन की किताब जो सबसे ज़्यादा बिक रही है, उसको एक बार पढ़ के देखिए क्या है। मैंने सारी किताब को पढ़ा है, उसमें हर एक एक वर्ड का मीनिंग बताया गया है। तो वहाँ सेंश्योर क्या होता है, एक्सप्लेनेशन कॉल क्या होती है, रीजनेबल टाइम का क्या मीनिंग है, सस्पेंशन क्या है, टर्मिनेशन क्या है, डिसमिसल क्या है, सारा कुछ आप पढ़ के देखिए। तो ग्रॉस मिसकंडक्ट इज़ ए वेरी सीरियस थिंग। बैंकिंग लैंग्वेज में वो बहुत तबाही मचाने वाली एग्रीमेंट इन्होंने कर दिया यूनियन ने बिना सोचे। तो ऑफिसर के लिए ये बहुत बड़ी सिरदर्दी है। कोई भी कस्टमर आता है वो अपने आप को ठीक समझता है कि मैंने 4 बार नोट चेंज कराने की बात करी, मैंने 1000 वाले 2-2 हज़ार वाले नोट मांगे, उसने मेरे को 500 वाले नोट दे दिए। साथ में वो लिख देता है डीलिंग हैंड मिसबिहेव्ड विद मी। एक लाइन वो पक्की है कि उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया। जब ये लाइन आ जाएगी तो ग्रॉस मिसकंडक्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसलिए अब ये कमेटी की बात कर रहे हैं, कमेटी बनाएंगे, कमेटी बैठेगी, देखेंगे। तो ये बहुत सीरियस चीज़ है, इसको इशू को फाइनलाइज करना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट पैटर्न की जो इंक्वायरी उसी पर होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी पॉलिसी द डिटेल डॉक्यूमेंट वाज सबमिटेड टू आईबीए, द व्यूज़ ऑफ मेंबर बैंक्स कैन बी कलेक्टेड। अभी भी कलेक्ट करने की बात कर रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स करी जाए। डबल जियोपार्डी एज वन टाइम मेजर वो हैड डिनाइड पी। हाँ, इसमें जो पहले जो जिन्होंने प्रमोशन रिफ्यूज़ करी है, कुछ हालात में बैंक ने PQP, PPFPP और स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट भी उनके रोके हैं ड्यू टू देयर इनएबिलिटी टू अपीयर फॉर द एक्सेप्ट प्रमोशन ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस बियॉन्ड देयर। उनको जो रीइंस्टेट किया जाएगा, उनका जो FPPP स्टैग्नेशन इंक्रीमेंट दोबारा रेस्टोर करने की बात करी है। और IB ने जवाब दिया है HR कमेटी टू एग्जामिन द व्यूज़ एक्सप्रेस डे फ्रेश। तो उसके लिए भी HR कमेटी बनाएंगे और वो सारे व्यूज़ को एग्ज़ामिन करेगी। तो ये देखने में देखो, उसके बाद जो अगला इशू है उस पर भी हम चलते हैं। तो 10 इशू डिस्कस हुए हैं, उसमें जो आ गया है 6 नंबर पे आया है पेमेंट ऑफ बोर्डिंग एंड लॉजिंग टू डिफेंस असिस्टेंट्स इशू। IB एग्रीड boarding and lodging to defense assistant issue rose during discussion and was to be referred to IB HR committee. boarding and lodging to defense assistants, तो उसके बारे में IB एग्री कर चुकी है, ये बहुत अच्छी बात है। ग्रिड हॉलीडे के बारे में भी उन्होंने कहा है ऑफिसर हु आर वर्किंग इन ग्रिड हॉलीडेज एलिजिबल फॉर 6 और 7 डे। जो एयरपोर्ट है हमारे, जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं हमारे, जो ब्रांचेज हैं वो 24 राउंड द क्लॉक ब्रांचेज हैं। 24 आवर है, 8-8 घंटे काम करना पड़ता है। 8 घंटे के बाद स्टाफ चेंज होकर दूसरा स्टाफ आ जाता है। लेकिन उसके लिए सैटरडे संडे की छुट्टी या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो एक्ट में जो छुट्टियां होती हैं वो भी बहुत कम होती हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो ग्रिड हॉलीडेज़ हैं, उन्होंने लिखा गेट 6 और 7 नेशनल हॉलीडेज एज अगेंस्ट द नेशनल डिक्लेयर्ड हॉलीडेज 20 to 23 डेज ऑन एन एवरेज अवेलेबल टू द ऑफिसर्स। 22-23 छुट्टियों की बजाय उनको 6 और 7 छुट्टियां ही मिलती हैं। तो उसकी बजाय उनका जो डिफरेंस है उनको कंपनसेट किया जाए। तो उसका जवाब है HR कमेटी टू एग्जामिन एंड सूटेबल एडवाइजरी टू बी सेंट बाय IBA टू मेंबर बैंक्स। उसके बाद एडहॉक टेम्परेरी इंसेंटिव फॉर ऑफिसर पोस्टेड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के ऊपर लागू है। इसके बारे में भी उन्होंने कहा दिस इज एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन इशू फ्राम टाइम टू टाइम, अनॉमली इफ एनी विल बी एड्रेस्ड। कोई अनोमली है, कोई कमी रह गई है तो हम उसको दूर करेंगे, IBA ने मान लिया है। देखिए, जम्मू है, हिमाचल, सिक्किम, लेह लद्दाख,
सुंदरबन एंड टेररिस्ट इन्फेस्टेड एरिया टू बी सूटेबली रिवाइज्ड। उसमें भी जो ये एरियाज़ हैं उनके लिए उनका खास बात करी है। डेफिनेशन ऑफ फैमिली should include the parents, father-in-law and mother-in-law, brother and sister, divorced or deserted, to be treated as member of the family for purpose of LFC, HTC and medical facilities। इन सभी को जो फैमिली की जो डेफिनेशन है इसको बढ़ाने की बात करी गई है। उसमें उन्होंने कहा है कि पर्सन हु इज डिपेंडेंट शुड बी इंक्लूडेड फॉर मेडिकल एंड LFC डेफिनेशन फॉर फैमिली कैन बी कंसिडर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ए डिक्लेरेशन गिवन बाय एन ऑफिसर as necessitated, agreed for increase of income criteria for dependent। उन्होंने इनकम क्राइटेरिया की बात भी करी है कि 10,000 रुपया हम उसको हम डिपेंडेंट मान लेते हैं। अब उनको इसका इनकम क्राइटेरिया बढ़ाने की भी बात करी गई है। तो इनकम क्राइटेरिया कितना है देखिए, पहले है 10,000, इसको बढ़ा के 12,000 कर दिया जा रहा है। इंटरप्रिटेशन ऑन द इशू ऑफ द डिपेंडेंट, जो फादर इन लॉ और उसकी जो मदर इन लॉ, इन सभी को जो ऐड करने की बात है ये भी बहुत अच्छी बात है। और डिजर्टेड सिस्टर्स, डिजर्टेड डॉटर्स, एक तो है डाइवोर्स्ड, क्योंकि पहले फैमिली में LFC पर जिसका डाइवोर्स हो चुका है उसको ले जा सकते हैं, लेकिन अब क्या चेंज वो मांग रहे हैं कि जो डिजर्टेड है, जिसने आदमी ने हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया है लेकिन वो घर आके बैठ गई है लेकिन डाइवोर्स केस फाइल नहीं करा है, तो उसको भी फैमिली में इंक्लूड किया जाए। उसका भी मेडिकल क्लेम मिलना चाहिए, LTC पे वो साथ जानी चाहिए। तीसरा है जिनका केस डाइवोर्स केस फाइल हो गया है लेकिन डाइवोर्स अभी तक ग्रांट नहीं हुआ, उसके लिए भी उसको भी डिजर्टेड में ही डाला जाएगा। और ये सारा अगर अप्रूवल हो जाती है तो इन एनी केस, चाहे वो डाइवोर्स चल रहा है, डाइवोर्स फाइल नहीं किया है या डाइवोर्स अभी हुआ नहीं है, तो इन एवरी केस शी विल बी एलिजिबल फॉर LTC, शी विल बी एलिजिबल फॉर मेडिकल क्लेम, तो उसको फैमिली का मेंबर माना जाएगा। बाकी जो इनकम है 10,000 से 12,000 कर दी है, ये कम से कम 10,000 से 30,000 होनी चाहिए थी इन्फ्लेशन रेट के मुताबिक। तो 10,000 तो आज किराने की दुकान पे जो नौकर काम कर रहा है उसको भी 10,000 मिल रही है, तो उसका मतलब वो डिपेंडेंट में नहीं आएगा, वो LTC पे नहीं जाएगा। अगर वो बीमार हो गया, अगर हॉस्पिटल में दाखिल हो गया, लाखों रुपए का खर्चा पड़ गया, तो माता पिता अपने जेब से भरेंगे। तो इन सभी हालात को देखते हुए ये डिमांड ऑफिसर यूनियन ने करी है, बहुत अच्छी बात है और इसको माने जाने की चांस ज़्यादा है, तो इसको माना जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं सारी इनकी जो देखी है बरीकी, इसको माना जा सकता है। इशू रिगार्डिंग लेडी ऑफिसर्स, हाँ हमारे जो फीमेल एम्प्लॉइज हैं उनकी अपनी प्रॉब्लम है। चाइल्ड केयर लीव जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पैटर्न पे इन्होंने मांगा है, चाइल्ड केयर लीव का जो हिसाब सेंट्रल गवर्नमेंट पैटर्न का उसी पैटर्न पे हमारे को दिया जाए। तो उनके जवाब में दिया है, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेशन सर्कुलर फैसिलिटीज आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय बैंक्स वेयर एवर feasible, placement and posting are decided by individual banks। The issue of child care leave with salary as applicable in central government will be examined by the HR committee। तो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की सैलरी देनी है या नहीं देनी है, ये HR कमेटी डिसाइड करेगी कितनी देनी है, कैसे देनी है। तो ये चेंजेस 10 इशू पर डिस्कशन है, 8 इशू फिर भी रह गए जिसके ऊपर उन्होंने डिस्कशन नहीं करी है, या वो ऑफिसर के साथ रिलेटेड नहीं है, सिर्फ क्लैरिकल के साथ रिलेटेड है, ऐसा नहीं है। वाई 8 इश्यूज हैव बीन लेफ्ट, उसमें स्पेशल स्पेस फॉर वुमेन स्टाफ भी है, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं जो काम कर रही हैं उनके लिए कुछ अलग जगह बनाई जाए, उनका वर्किंग आवर्स को छोड़ कर दिए जाए, उसके बारे में भी यूनियन ने डिमांड करी थी। बाकी सबसे दुख की बात है जो मैं वीडियो में कहता हूँ, किसी ऑफिसर्स ने या क्लैरिकल यूनियन लीडर ने, किसी ने कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरर के बारे में, जो हमारे PTS काम कर रहे हैं 2-2 घंटे 6-6 हज़ार रुपये सैलरी ले रहे हैं, सफाई सेवक का काम कर रहे हैं, अभी तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। मुझे ये बात कहते हुए बहुत दुख होता है, किसी ऑफिसर को ध्यान में नहीं है, ये भी हमारे एम्प्लॉई हैं, ये भी हमारे कॉलीग हैं, जो सुबह हमारे से पहले 8 बजे आकर बाथरूम साफ़ करते हैं, फ्लोर को साफ़ करते हैं, शीशे साफ़ करते हैं, तब हम जाके बैठने लायक होते हैं। नहीं तो हमारे मक्खियाँ हमारी जान खा जाएंगी, कैसे काम करेंगे हम।
सबसे पहले पीटीएस वाइज सफाई सेवक आके ब्रांच को ऑन करते हैं, लाइट्स ऑन करते हैं, पंखे चलाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, सफाई करते हैं, पोछा लगाते हैं। बाथरूम की सफाई ना हो, एक दिन के लिए पीटीएस छुट्टी चला जाए तो क्या हालत होती है हमारी, ये हमारे को पता है। लेकिन जब वेज डिवीजन की बात आती है, जब उनके इश्यूज़ की बात है, तो हम उनको बिल्कुल भूल जाते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैं सभी लीडर्स से, जितने भी यूनियन लीडर्स डिस्कस करने जा रहे हैं, वो पीटीएस के बारे में, कंट्रेक्चुअल लेबर के बारे में, आउटसोर्स वर्कर्स के बारे में, जो हमारे बिजनेस फैसिलिटेटर हैं, हमारे फ्रेंचाइजीज हैं, हमारे कॉरस्पॉन्डेंट्स हैं, हमारे पोस्ट पर काम कर रहे हैं, उनके बारे में भी कुछ बात करें। उनके भी रेगुलेटेड वर्किंग आवर्स होने चाहिए और उनकी भी सैलरी बैंक के स्टाफ के हिसाब से मिलनी चाहिए। 6,000 सैलरी पे पक्के बैठे हैं, 15 साल से भी 6,000 तनख्वाह ले रहे हैं। तो देखिए, थोड़ा सोचना पड़ेगा। इसलिए मुझे आशा है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। जो भी लीडर, यूनियन लीडर सुन रहा हो, तो उसको रिक्वेस्ट है कि वो अगली मीटिंग में पीटीएस का और इन एम्प्लॉइज़ का इशू ज़रूर उठाए। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब का बटन भाइयों ज़रूर दबाना, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच।